हेलो फ्रेंड्स, नॉलेज ट्यूटोरियल हिस्ट्री जीएस क्लास चैनल में आपका स्वागत है। पिछले वीडियो में हमने पाषाण काल के अंतर्गत दो प्रमुख भाग पुरा पाषाण काल और मध्य पाषाण काल का अध्ययन किया था। आज हम लोग नव पाषाण काल का संपूर्ण अध्ययन करेंगे। तो आइए हम लोग नव पाषाण काल के बारे में जानते हैं। नव पाषाण काल का समय 7000 से 1000 ईस्वी पूर्व माना जाता है। सबसे पहले नव पाषाण काल शब्द का प्रयोग जॉन लुबाक ने अपनी पत्रिका प्री हिस्टोरिक टाइम, जॉन लुबाक की जो मैगजीन थी उसका नाम प्री हिस्टोरिक टाइम था, उसमें उन्होंने नव पाषाण काल शब्द का प्रयोग किया था। वहीं गार्डन चाइल्ड ने इसे पाषाणिक क्रांति का नाम अपनी किताब प्री हिस्ट्री ऑफ इंडिया में दिया था। अगर भारतीय महाद्वीप के परिप्रेक्ष्य में हम देखें तो नव पाषाण काल का जो आरंभ है वो 7000 ईस्वी पूर्व में हुआ। वहीं विश्व के संदर्भ में 9000 ईस्वी पूर्व में इसका आरंभ होता है। अब हम लोग जानते हैं कि नव पाषाण काल में कौन कौन से उपकरण थे और इसके जनक कौन कौन थे। तो हम इसे दो भागों में बांटते हैं। उत्तर भारत में पहला उत्तर भारत और दूसरा दक्षिण भारत। उत्तर भारत में ली विनसेयर, इन्होंने नव पाषाण कालीन उपकरण की खोज की थी, इसलिए उन्हें नव पाषाण कालीन उपकरण का जनक उत्तर भारत में ली विनसेयर को जाना जाता है। वहीं दक्षिण भारत में निविलियन फ्रेजर ने दक्षिण भारत में नव पाषाण कालीन उपकरणों की खोज की थी। अतः निविलियन फ्रेजर दक्षिण भारत में नव पाषाण कालीन उपकरण के जनक कहलाते हैं। हम जानते हैं कि नव पाषाण काल बहुत ही परिवर्तनों का काल था। पहले हम लोग जान चुके हैं मध्य पाषाण काल में मानव आखेटक थे और उन्होंने खाद्य सामग्री को जमा करने के साथ साथ पशुपालन करना शुरू किया था, लेकिन उनको पशुओं का महत्व उतना नहीं था। वो धीरे धीरे जैसे विकास हुआ, हम नव पाषाण काल में आते गए, तो नव पाषाण काल काफी परिवर्तनों का काल था, इसलिए इसे क्रांति का काल भी कहा जाता है। इस काल में मानव ने कृषि करना पूरी तरह से सीख लिया था। अब मानव खाद्य संग्राहक से खाद्य उत्पादक बन गए थे, अर्थात वो न केवल अब खाद्यान्नों को बटोर कर रखते थे, बल्कि उनका वो स्वयं उत्पादन करने लगे थे। वो कृषि करना सीख चुके थे। नव पाषाण काल के जो मानव थे उन्होंने पशुओं की उपयोगिता को समझ लिया था। मध्य पाषाण काल में ही हम लोग जान चुके थे कि मानवों ने पशुओं को पालना शुरू कर दिया था, लेकिन उनकी क्या उपयोगिता थी ये उनको नहीं पता था। नव पाषाण काल आते आते उन्होंने पशुओं की उपयोगिता को समझ लिया और उन्होंने सबसे पहले कुत्ते को पालतू बनाया। मांस एवं दूध की प्राप्ति के लिए वे भेड़, बकरी, भैंस, बैल, सुअर आदि जानवरों को पालना शुरू करने लगे। नव पाषाण कालीन समाज के बारे में हम जानते हैं कि मानव आदिम निषाद बोले जाते थे इनको। ये नव पाषाण कालीन जो मानव थे उनको आदिम निषाद बोला जाता था, जो कि सबसे पुराने कृषक समुदाय थे। विश्व के सबसे पुराने कृषक समुदाय जिसे आदिम निषाद बोला जाता था वो नव पाषाण कालीन मानव ही थे। मानव ने सबसे पहले जौ को उगाया। सबसे पहले जो उन्होंने कृषि की वो जौ की, फिर गेहूं को, तथा बाद में उन्होंने चावल को उपजाना शुरू किया। इससे पता चलता है कि मानव पूरी तरह से अब कृषि करना सीख चुके थे, अर्थात वे एक अस्थायी जीवन जीने लगे होंगे, जिस कारण वे कृषि करना सीख लिए होंगे। आइए अन्य तथ्यों को भी जानते हैं। अब हम नव पाषाण काल के अन्य तथ्यों के बारे में भी जानते हैं। जैसा कि हम जानते हैं पुरा पाषाण काल में लोग बर्बर एवं असभ्य होते थे। उससे थोड़ा सा बदलाव मध्य पाषाण काल में हुआ, लेकिन नव पाषाण काल आते आते मनुष्यों ने पूरी तरह से अपने अंदर बदलाव ले आया। उनका जीवन में क्रांतिकारी परिवर्तन हुआ। अब इस काल के मानव अस्थायी रूप में निवास करने लगे। वो घुमंतु की तरह इधर उधर भटकना छोड़कर एक अपना स्थान उन्होंने सुनिश्चित किया, जहाँ पर वो अस्थायी रूप से रहना शुरू किया। अस्थायी रूप से रहना जब शुरू किया उन्होंने, तो सीधी सी बात है उन्होंने मकान बनाए होंगे। इस प्रकार मकान बनाने लगे वे लोग, जो कच्ची ईंटों के आयताकार मकान होते थे।
और जब मकान बनने लगे तो लोग सामूहिक रूप से रहने लगे और धीरे धीरे करके गांवों का विकास शुरू हुआ। यहाँ से नवपाषाण कालीन लोगों का सामूहिक जीवन शुरू होता है। इस काल में पहली बार मातृ देवी की पूजा की जाने लगी। लोग कृषि करने लगे। मिट्टी के देवियों को उन्होंने निर्माण किया और जिसकी वे पूजा करने लगे। यहाँ से चाक, जिस पर बर्तन बनाए जाते थे, ऊन के बने हुए वस्त्र, हाथ के बनाए गए मृद भांड प्राप्त होते हैं। मृद भांड का मतलब होता है मिट्टी के बर्तन। तो नवपाषाण काल से हमें मातृ देवी पूजा के साक्ष्य, चाक के साक्ष्य, ऊन के बने वस्त्र, हाथ से बनाए गए बर्तन, ये सब प्राप्त होते हैं। इस काल में पॉलिशदार पत्थर एवं हड्डियों के उपकरण बनने लगे थे। इससे पहले हम लोग जानते हैं कि मानव जो पत्थर का हथियार बनाते थे वो उतने सही नहीं होते थे। पुरापाषाण काल के पत्थर बिल्कुल बेडोल और सही नहीं होते थे, लेकिन मध्य पाषाण काल आते आते उनके उपकरणों में बहुत बदलाव आया। उपकरण बड़े सूक्ष्म होने लगे, साथ ही साथ तेज धारदार होने लगे। लेकिन नवपाषाण काल में जो उपकरण बनने लगे थे वो बहुत ही सुंदर पॉलिशदार बनते थे। उनको पॉलिशदार बनाया जाता था, पत्थरों से उनको घिस कर चमकीला बनाया जाता था। साथ ही साथ पत्थरों के अलावा हड्डियों के भी उपकरण इस काल में बनने लगे थे। अतः ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। इस काल में पॉलिशदार पत्थर के उपकरण तथा हड्डी के उपकरण बनते थे। इस काल में चाक पर जो बर्तन बने थे, मृद भांड बने थे, उनकी बहुत खूबियां थी। वो किस प्रकार के मृद भांड होते थे? पॉलिशदार काला मृद भांड। नवपाषाण काल में जो मृद भांड मिले हैं वो पॉलिशदार काला मृद भांड है। धूसर मृद भांड तथा मंदवर्ण मृद भांड। इन मृद भांडों की विशेषता ये भी थी कि इसमें बहुत सारी चित्रकलाएं बनी होती थी। इनमें तरह तरह के चित्र बनाए जाते थे और ये मृद भांड बहुत ही सुंदर होते थे, जिसपे चमकीले रंग होते थे। इस काल में अन्य तकनीकी उपकरणों का भी काफी विकास हो गया था। मनुष्य अपने आवश्यकता के अनुसार नए नए चीजों का आविष्कार करना शुरू किए थे। जैसे वो एक स्थायी जीवन गुजारने लगे थे तो उनको वो ज्यादातर लोग ऐसे जगहों पर निवास करते हैं जहां उन्हें पानी की सुविधा हो, अतः वो नदी के तटों के इर्द गिर्द रहते थे। तो नदी को पार करने के लिए वे नाव का विकास किए, उन्होंने नाव का आविष्कार किया। अब वे चूंकि उन्हें सिंचाई की अच्छी व्यवस्था मिल जाती थी नदियों के जल से, तो इसलिए वे फसल करने लगे। तो फसलों को काटने के लिए दरांती एक उपकरण है जिससे फसल की कटाई की जाती थी। साथ ही साथ उनका जीवन चूंकि सभ्य हो चुका था तो अब वे वस्त्र का भी निर्माण करने लगे थे। वे वस्त्रों को बनाने के लिए, सूत काटने के लिए तकली एवं चरखा का निर्माण करने लगे थे। उन्होंने कपड़ा बुनने के लिए करघा का भी निर्माण किया था। ये नवपाषाण काल के सबसे महत्वपूर्ण उपकरण हैं जिसके द्वारा मनुष्य के जीवन का बहुत ही विकास हुआ। अब हम जानते हैं कि नवपाषाण काल के कौन कौन से प्रमुख स्थल है। क्योंकि ये नवपाषाण काल बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। इसके बहुत से स्थल है जो विश्व संदर्भ में भी मायने रखते हैं और भारत के संदर्भ में तो खैर इनका कहना ही नहीं है। पर हर प्रतियोगिता परीक्षा में इस काल से प्रश्न पूछे जाते हैं और ये जो इन नवपाषाण कालीन प्रमुख स्थल है इससे बहुत ही ज्यादा प्रश्न आते हैं। अतः इन तथ्यों को पूरी तरह से देखें, पढ़ें और समझें। बुर्ज होम ये कश्मीर में एक स्थान है जहाँ से जो कब्र प्राप्त हुआ है उसमें ये देखा गया है कि मालिक के शव के साथ में कुत्ते को दफनाया गया था। यानी बुर्ज होम से जो साक्ष्य मिला है उसमें ये पता चलता है कि मालिक और कुत्ते को एक साथ दफनाया गया था। यहाँ के लोग जमीन में गड्ढे बनाकर रहते थे जिसे गर्त आवास कहते हैं। अर्थात यहाँ जमीन में गड्ढे बनाकर रहने वाले गर्त आवास का साक्ष्य मिलता है जिसकी खोज डी टेरा एवं पीटरसन ने की थी। अब दूसरा प्रमुख स्थल कश्मीर में ही है जिसका नाम गुफक कराल है। गुफक कराल से कृषि और पशुपालन दोनों के साक्ष्य मिलते हैं। ये वो स्थल है जहाँ से कृषि और पशुपालन दोनों के साक्ष्य मिलते हैं जो गुफक कराल है। इस जगह से गर्तावास के भी साक्ष्य मिलते हैं, यानी जमीन में गड्ढे बनाकर घर बनाकर रहना। ये
गर्तावास कहलाता है। ये गुफकराल से भी मिलता है। अब हम जानते हैं चौवानी मांडो। ये चौवानी मांडो उत्तर प्रदेश का क्षेत्र है। यहाँ से संसार में मृदभांड के प्रयोग का सबसे प्राचीन प्रमाण मिला है। ये संसार की बात कर रहे हैं, भारत के परिप्रेक्ष्य में नहीं। पूरे विश्व में जो बर्तन का प्रयोग हुआ है उसका सबसे प्राचीनतम प्रमाण हमें चौवानी मांडो से मिलता है। यहाँ से जो झोपड़ियाँ मिली हैं उनका आकार मधुमक्खी के छत्ते के तरह है। अतः चौवानी मांडो से संसार में प्रयोग होने वाले मृद भांडों का सबसे प्राचीनतम प्रमाण मिलता है। कुडापेह। कुडापेह दक्षिण भारत का क्षेत्र है। कुडापेह से चमकीले पत्थरों के औजार मिले हैं। चमकीले पत्थरों के औजार मिले हैं, इस वजह से इस स्थान को पाषाणकालीन सभ्यताओं का केंद्र भी कहा जाता है। कुडापेह जो कि दक्षिण भारत में है, जिसे पाषाणकालीन सभ्यताओं का केंद्र कहा जाता है। मेहरगढ़। मेहरगढ़ पाकिस्तान का जिक्र बार बार होता है। मेहरगढ़ के बारे में हम सभी जानते हैं कि कृषि का जो सबसे प्राचीनतम साक्ष्य है वो मेहरगढ़ से ही प्राप्त हुआ है। यहाँ से रुई के साक्ष्य, भैंस पालन के साक्ष्य भी प्राप्त हुए हैं। मेहरगढ़ से प्रत्येक परीक्षा में प्रश्न पूछे जाते हैं, अतः मेहरगढ़ को बिल्कुल भी नहीं भूलिएगा। मेहरगढ़ से कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। वहीं बिहार के चिरांद जो कि पटना का क्षेत्र है, यहाँ से केवल हड्डी के उपकरण प्राप्त हुए हैं। यहाँ के जो उपकरण हैं वो सिर्फ हड्डी के हैं, पत्थर के नहीं हैं। चिरांद बहुत ही महत्वपूर्ण स्थल है जो हड्डी के उपकरणों के लिए जाना जाता है। उत्तर प्रदेश का कुलडीवा, ये भी बहुत महत्वपूर्ण जगह है जहाँ से चावल का सबसे प्राचीनतम साक्ष्य मिला है। उत्तर प्रदेश के कुलडीवा से चावल का सबसे प्राचीनतम साक्ष्य प्राप्त होता है। वहीं उत्तर प्रदेश के ही महदहा से प्राचीनतम गौशाला यानी एक साथ गायों को रखने वाले जगह को गौशाला कहा जाता है, जो कि सबसे प्राचीनतम साक्ष्य हमें उत्तर प्रदेश के महदहा से मिलता है। यहाँ से हमें धान तथा जौ के भी साक्ष्य प्राप्त होते हैं। दक्षिण भारत में अगर हम आए तो सबसे महत्वपूर्ण स्थान संगेनकल्लू, कोडक्कल, उत्तनूर आंध्र प्रदेश में है। पिपलीहल। दक्षिण भारत के ये जो क्षेत्र हैं, इन क्षेत्रों में राख के टीले मिले हैं। ये राख के टीले गोबर तथा घास फूस को एक जगह जमा करके जलाया जाता था। तो फ्रेंड्स, आज हम लोगों ने नवपाषाण काल के अंतर्गत इन तथ्यों को पढ़ा। वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखें। अगर आप प्रतियोगिता परीक्षा की तैयारी करते हैं तो आपको ये वीडियो पूरी तरह से देखना चाहिए और कोशिश करें कि इसका एक नोट्स भी आप अपने कॉपी पर बनाते जाएं, ताकि जब कभी परीक्षा में आपको जाना हो तो आप एक बार इसे देख लें। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू।